हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। ये फ्लेम एम्पर स्टोरी का एपिसोड नंबर 14 और इसमें हमें पहली बार इमोर्टल लेवल की फाइटिंग टेक्निक की पावर देखने को मिलने वाली है। फिर जियान और योरू मैजिकल व्हील्स के रूइंस की गहराइयों में जा रहे होंगे और एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे फटाफट से ज्वाइन कर लो, जैसे जरूरी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। टेलीग्राम पेज का लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, डू चेक दैट आउट। चलो अब कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले एपिसोड में जियान उस इल्यूजरी गोल्डन डीमन पाइथन के साथ इस झील की गहराइयों में जाता है क्योंकि उसे क्रेसेंट मून फ्रूट चाहिए था, लेकिन जियान जिन चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा होता नहीं है। जब वो 3300 मीटर्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेते हैं, जियान को लेक वाटर के अंडरग्राउंड एक और मैग्मा वर्ल्ड दिखाई देता है। अच्छी बात है कि उसके पास इल्यूजरी डीमन पाइथन की गाइडेंस थी, इस वजह से वो मैग्मा वर्ल्ड की कई परेशानियों से खुद को बचा पाता है। जब वो इल्यूजरी डीमन पाइथन का पीछा कर रहा था, अंदर से जियान को एक अजीब सी फीलिंग आती है। ये सेंसेशन उसे अपनी हेवल फेम से आ रही थी। तभी जिलोंग भी उसे बताते हैं कि ये जगह डेफिनेटली सीक्रेट्स को हाइड करती है और कुछ समय के बाद उनकी ये बात सच भी साबित हो गई थी, क्योंकि उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर भी एक सेपरेट डायमेंशन एग्जिस्ट करता था। इसके अंदर जियान को क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट तो मिलते ही है, साथ ही उसे मिलता है एक बहुत ही कीमती ट्रेजर। इसका नाम कलरफुल हीलिंग फ्लावर होता है। ये एंजल फैमिली के सबसे कीमती ट्रेजर्स में से एक माना जाता है। अगर आपको इसके और भी राज जानने हो तो पिछले एपिसोड को देख सकते हो। जब अंडरग्राउंड वर्ल्ड का काम खत्म करने के बाद जियान वापस से पानी की सरफेस पे लौटता है, तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इस समय यूरू किसी के द्वारा कैप्चर हो चुकी थी। ये एक वर्ल्ड मैन होता है। जब जियान से यूरू को छोड़ने के लिए बोलता है तो वर्ल्ड मैन, जिसका नाम म्यूलर था, वो जियान से यूरू के बदले में क्रेसेंट मून ग्रीन फ्रूट को एक्सचेंज करने की बोलता है। बस इसी बात पे दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। भले उस म्यूलर की स्ट्रेंथ 3 स्टार 2D की मिडिल स्टेज पे हो, जियान भी स्काई फाइट चेंज का इस्तेमाल करके तुरंत ही अपने आप को मिडिल स्टेज में प्रमोट कर लेता है। फिर इनके बीच में होती एक भयानक सी बैटल। अंत तक जाते जाते जियान इसकी बैंड बजाने लगता है, क्योंकि अब इस म्यूलर से और सहा नहीं आ रहा था, तो प्रिपेयर करने लगता है अपनी फाइनल टेक्निक को। अभी कितनी पावरफुल होने वाली है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। सभी की शॉक नजरों के सामने म्यूलर के सर के ऊपर काफी ज्यादा अमाउंट में ओरिएंची इकट्ठी होने लगी थी। ये एक बहुत ही बड़े व्हील का फॉर्म ले लेती है। जैसे ही म्यूलर अपनी हैंडसीज को चेंज करता है, ये स्कारलेट व्हील एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को एमिट करने लगा था। म्यूलर की इस टेक्निक को देख के जियान की आंखें भी श्रिंक हो जाती हैं। उस क्रिम्सन व्हील से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस एकदम फायरी हॉट थी, जिनकी वजह से आसमान का तापमान तुरंत ही बढ़ने लगा था। अभी चारों तरफ देख रहे ऑब्जर्वर्स की आंखें भी एक डेंस हॉरर से भर चुकी होती हैं। एक बंदा बोलता है ये एक इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल है। उसका साथी भी नोट करके बोलता है ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है। आखिरकार मिलर को यंग सिटी लॉर्ड का टाइटल ऐसे ही नहीं दिया गया। थोड़ी दूर एक फीमेल एक्सपर्ट बोलती है इस मिलर के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। ये सुन के उसकी फ्रेंड बोलती है इसका मतलब क्या ये नहीं है कि जियान काफी ज्यादा अनलकी रहने वाला है। अगर मिलर की स्ट्रेंथ में इस इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल को भी ऐड कर दिया जाए तो अलग अलग सिटीज से आए यहाँ पे टॉप जीनियसेस भी इसे आसानी से डील नहीं कर पाएंगे। आखिरकार जब बात होती है इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल की तो ये पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकती है। इस तरीके की प्राइवेट कन्वर्सेशंस हर जगह पे हो रही थी। अब लोग की आंखें जब जियान की तरफ देख रही होती हैं, इनमें एक सिंपैथी से भरा एक्सप्रेशन था। जब जियान ने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को मिलर के बराबर कर लिया था तो लोग जियान पे कॉन्फिडेंस फील करने लगे होते हैं, लेकिन जियान इस मौके का शायद फायदा नहीं उठा पाया। अब क्योंकि उसकी सीक्रेट टेक्निक की ड्यूरेशन खत्म होने वाली है तो उसके हाथों से मौका भी निकल जाएगा। एक बंदा साय करके बोलता है इस जियान के पास भी सच में फ्राइटनिंग पोटेंशियल है। भले आज मिलर से हार जाता है तब भी उसके पास क्रेसेंट मून ग्रीन फूड को कंज्यूम करके फाइट बैक करने का मौका होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूरू को। अब यूरू की आंखों में एक अलग ही लाइट फ्लैश हो रही होती है। उसके एब्राउज के बीच में एक हाफ मून का सिंबल अपीयर हुआ था। भले यूरू दोनों के बीच के बैटल फील्ड से काफी दूरी पे खड़ी हो, तभी वो मिलर की फाइटिंग स्किल से बहुत ही टेरिफाइंग पावर को सेंस कर पा रही है। अगर इसने जियान को छू भी लिया तब भी जियान का सीरियसली इंजर्ड होना पक्का है। जब जियान देखता है कि यूरू सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी मदद करने के लिए आगे आना चाहती है, वो उसे कंफर्ट करती हुए बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। वो जानता था कि यूरू जिस भी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है उसके बदले में उसे काफी भारी कीमत चुकानी होगी। जियान के चेहरे के काम एक्सप्रेशन को देख के यूरू अपनी लोअर लिप को बाइट करती है। पता नहीं लेकिन उसकी जियान के ऊपर भरोसा करने की इच्छा हो रही है। उसकी फोरहेड पे जो क्रेसेंट मून का सिंबल शो हुआ था अब वो फिर से शांत हो जाता है। यूरू स्माइल के साथ जियान की तरफ नॉट करती है। सभी लोग की सिंपैथेटिक निगाहों को जियान भी समझ पा रहा था, क्योंकि मिलर की खोपड़ी के ऊपर का वो क्रिम्सन व्हील देखते देखते और भी टेरिफाइंग होता जा रहा है। रियल वर्ल्ड में जियान इसे देख के फाइनली समझ जाता है कि एक टीएन क्लास की 2 स्किल और इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल में कितना बड़ा फर्क होता है। और तो इस समय जियान ने डिस्कवर किया था कि उसके शरीर के आसपास की हेवन और अर्थ की एनर्जी इस समय पूरी तरीके से जम चुकी होती है। मिरर को देख के जियान मन ही मन में बोलता है ये एक्चुअली में इमोर्टल लेवल की स्किल को मास्टर कर पाया है। अगर जियान 2D क्लास के 3 स्टार पर नहीं पहुंचा होता तो इस चीज से डील करने में उसे काफी ज्यादा परेशानी होने वाली थी। बस
मिलर के लिए अफसोस की बात ये थी, जैसे थॉट जियान के माइंड में फ्लैश हुआ था, उसकी बॉडी से मिल्की वाइट फ्लेम इरप्ट होती है। इस समय उसके शरीर की जो ओरिजिन जी थी वो भी तेजी से बाहर आ रही थी। कुछ इस समय में जियान के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो बन जाता है। इसके अंदर वो मिल्की वाइट फ्लेम डांस कर रही थी। इस ऊर्जा से बने तूफान की वजह से जियान के पैरों के नीचे का लेक वाटर भी एकदम ट्रेम्बल हो रहा था। जब ऑब्जर्वर्स की आंखें जियान के ऊपर जाती हैं, ये सीन इन सभी को स्टन कर देता है। इस समय मिलर जियान की तरफ देखता है जैसे कोई राजा किसी कैदी से पूछ रहा हो। वो जियान से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे वो क्रेसेंट मून फ्रूट देते हो या फिर तुम मरना पसंद करोगे। अभी मिलर जो कि उस क्रिम्सन व्हील के नीचे होता है, उसका ऑरा बहुत ही एस्ट्रोनेशन लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन अभी भी ऐसी स्ट्रेंथ जियान को डराने के लिए काफी नहीं होती। जैसे ही जियान अपने हाथ को खोलता है, इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर उसके हाथ में अपीयर होती है। जियान कहता है, तुम उसके वर्दी नहीं हो। मिलर कहता है, भले ही हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी ना हो, लेकिन क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। ये कह के मिलर अपने हाथ को जियान की तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है, मोटर रैंक फाइटिंग स्किल मैजिक स्फीयर गोल्डन व्हील। जैसे ही मिलर के मुंह से शब्द बाहर आए थे, उसकी खोपड़ी के ऊपर का क्रिम्सन व्हील तेजी से रोटेट करना शुरू कर देता है। अब इस व्हील में से बाहर आने वाले ऑरे की वजह से आसपास के स्पेस में लगातार क्रैक लाइंस फैल रही होती हैं। इसके जवाब में जियान कहता है, जैसे तुम्हारी इच्छा। 7 लेयर्ड स्काई शैटरिंग रूलर फर्स्ट फुट 3 स्टेप स्विमिंग रूलर। तुरंत ही जियान की टेरिफाइंग हेवली फ्लेम्स अपने आप को उसकी एंशिएंट रूलर से अटैच कर लेती हैं। एक ही सेकंड के अंदर जियान की डेंस ओरिजिन ची उस इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर में मर्ज हो गई थी। ये भी अपनी चारों तरफ स्पेस को तोड़ने लगती है। बिना हेजिटेशन के दोनों अटैक्स एक दूसरी तरफ आगे बढ़ गए थे। इन दोनों की स्पीड बहुत ही फ्राइटनिंग होती है। बैंग 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 की आवाज के साथ वो मैजिक गोल्डन स्फीयर और जियान की एंशिएंट रूलर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ये झील जो कि हमेशा शांत रहा करती थी, अब इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स बन रही होती हैं। जियान अपनी बॉडी को तुरंत ही स्टेबलाइज करता है। अपने मुंह के कोने से खून को पहुंचने के बाद उसकी आंखें भी मैडनेस से भर जाती हैं। अपने दांतों से अपनी जीभ को हल्का सा बाइट करके वो अपने ब्लड से कुछ हैंडसीज को बनाने लगता है। तुरंत ही हम जियान के पीछे एक बहुत ही बड़े फैंटम को बनते हुए देखते हैं। जैसे ही फैंटम अपीयर हुआ था, जियान का दिमाग तुरंत ही गिड्डी हो जाता है। वो जिस तरह से करके खुद को खड़ा रख पा रहा था। अटैक का नाम था येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। मिलर जो कि अपने अटैक को दोबारा से रेडी कर रहा होता है, ये फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल सोनिक वेव तुरंत ही उसके पास पहुंच गई थी। जैसे ही सोल वेव मिलर से टकराती है, उसकी आंखें तुरंत ही डिम हो गई थी। जिस तरीके से जियान ने इमोर्टल लेवल की फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत ही सोल अटैक को लॉन्च किया है, इसने मिलर को सीरियसली इंजर्ड कर दिया होता है। पफ के साउंड के साथ हम मिलर को खून फेंकते हुए देखते हैं। जब मिलर की वो डिम आंखें जाती हैं जियान के ऊपर, वो देखता है कि इस समय जियान के चेहरे पे एक मैडनेस से भरी स्माइल है और जियान का एक हाथ जो कि मिलर के सीने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उस पर इस समय एक 23 कलर्ड एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस मौजूद होता है। जैसे फायर लोटस और मिलर की बॉडी में कांटेक्ट होता है, हमें एक बहुत ही भयंकर बूम की आवाज सुनाई देती। इस एक्सप्लोजन की वजह से मिलर की कड्डी पतंग बन गई होती है। अभी मिलर के मुंह से खून इस तरीके से बाहर आ रहा था जैसे कोई डैम टूट गया हो। मिलर अपने आप को बहुत ही रूथलेस समझता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि जियान उससे भी ज्यादा रूथलेस निकलेगा। अभी देखने वालों के चेहरे भी एकदम टेरर से भर गए थे। एक बंदा बोलता है, जियान इतना टेरिफाइंग है, इसने एक्चुअली मिलर को अपनी इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल के साथ डिफीट कर दिया है। इस रिजल्ट के बाद किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे जीत किसकी हुई है। मिलर के साथ उसके कुछ फॉलोअर्स भी आए होते हैं। एक फॉलोअर आगे बढ़ के तुरंत उसे सपोर्ट करता है। वो पूछता है, यंग सिटी लॉर्ड आपकी कंडीशन कैसी है। इस मिलर की स्पीड बहुत ही तेज होती है। वो अपने फॉलोअर्स को पीछे छोड़ के जियान से फाइट करने के लिए अकेले आ गया था, लेकिन म्यूलर के फॉलोअर्स ने सोचा नहीं होता कि कुछ ही समय के लिए बिछड़ने के बाद मिलर की इतनी ज्यादा गंदी हालत हो जाएगी। भले इस समय म्यूलर कोमा में न गया हो, तब भी जियान ने उसे बहुत ही सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। खैर म्यूलर के फॉलोअर्स को भी पता होता है कि जब म्यूलर जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उनके पास भी कोई चांसेस नहीं है। वो फटाक से म्यूलर को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो लेते हैं। इस समय इन सभी को म्यूलर की इंजरीज का ध्यान रखना जरूरी है। जहाँ तक बात रही जियान से डील करने की, तो उसके लिए कोई न कोई और मौजूद होगा। जियान भी म्यूलर के फॉलोअर्स को रोकता नहीं है। वो जानता था कि फालतू में इस सिचुएशन को लाइफ और डेथ सिचुएशन में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। भले मिलर सीरियसली इंजर्ड हो चुका हो, लेकिन जियान ने जानबूझ के मिलर के फेटल स्पॉट्स को अवॉइड कर दिया था। ऑफ कोर्स इस फाइट की वजह से जियान भी काफी थक गया होता है। यूरू तुरंत ही उसे सपोर्ट करने के लिए आती है। सीन कुछ मिनट्स के बाद का दिखाया जाता है। अभी जियान के हाथ में 3 फल होते हैं। वो इन्हें यूरू को देते हुए बोलता है, यूरू ये वही क्रेसेंट मून फ्रूट्स हैं जिन्हें हासिल करने के लिए तुम इस बार यहाँ पे आई हो। हालांकि जियान के पास टोटल 10 से ज्यादा फ्रूट्स होते हैं, बट यूरू के लिए 3 फ्रूट्स ही काफी है। मिलर जैसे एक्सपर्ट को हराने के बाद भी जियान जिस तरीके से अपनी काम पर्सनैलिटी को मेंटेन करता है, यूरू का जियान के ऊपर ट्रस्ट और बढ़ जाता है। कुछ समय तक इस जगह पे आराम करने के बाद जियान यूरू से बोलता है, चलो अपन रियोन्स की गहराइयों में जाया जाए। इस एक्साइटमेंट बैटल के खत्म होने के बाद लोग चुपचाप से अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। जियान की फाइटिंग स्टाइल को विटनेस करने के बाद सभी समझ गए थे कि वो जियान से फालतू पंगे नहीं ले सकते। ये सीन होता है उस लेक के ऊपर का। माहौल कुछ समय तक शांत रहता है, तभी अचानक से एक पावरफुल इनविजिबल वेव जो कि अपने साथ वास्ट और माइचिस स्पेशल स्ट्रेंथ को ला रही होती है, वो तेजी से चारों तरफ फैलने लगती है। इस मूवमेंट में इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के उन पावरफुल मॉन्स्टर्स को छोड़ के बाकी के सारे मैजिकल बीस्ट एकदम ट्रैम्बल हो रहे होते हैं। जियान के ऐसे एक्शन को देख के यूरू का मुंह भी डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो मन ही मन
मन में कहती है कि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल है कि वो हेवन और अर्थ से डायरेक्टली स्पिरिचुअल ऑरा को ऑब्जर्व कर सकता है। जब से जियान एल्केमिस्ट एसोसिएशन में अपीयर हुआ था, वो यूरो को एक बार एक जादुई नजारे दिखाते जा रहा है। जब जियान ने यूरो के फादर को सही किया, तब से यूरो के दिल में जियान के लिए कुछ फीलिंग्स आ गई थी। ऑफ कोर्स जियान ने तब उस चीज को नोटिस नहीं किया था। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे यूरो अपने फादर को रेस्क्यू करने की वजह से वो जियान से ग्रेटफुल फील करती है। इस इनविजिबल सोल पावर को सेंस करके यूरो को ऐसा लगता है जैसे उसके फादर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इतनी पावरफुल नहीं होगी। भले ही स्ट्रेंथ के मामले में उसके फादर जियान से काफी आगे हो, अगर बात स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की करी जाए तो उसके फादर जैसे दो एक्सपर्ट्स मिलकर भी जियान का सामना नहीं कर पाएंगे। जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कुछ समय तक और फैलाए रहता है। अपनी एनर्जी को रिकवर होती हुई सेंस करके उसने फाइनली इसे वापस ले लिया था। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के गायब होने के बाद जब जियान दोबारा यूरो के सामने आता है तो पाती की जियान पहले से काफी बेटर कंडीशन में। यूरो खुश होकर बोलती है तो तुम रिकवर हो गए। जिस तरीके से जियान ने लगातार उसकी हेल्प करने की कोशिश करी है, इसके बारे में सोच के यूरो की फीलिंग्स और भी डीप होती जाती हैं। यूरो के फादर ने उसे बताया होता है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स के लिए सोल एक इल्यूजरी चीज है। अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक ह्यूमन अवतार में कंडेंस करना चाहता है तो ऐसा करने में से काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा। कई दूसरे लेवल के एक्सपर्ट्स के पास भी एबिलिटी नहीं होती। स्ट्रेंथ के रिकवर होने के बाद जियान की यहाँ पे रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। वो यूरो से कहता है चलो हम भी चलते हैं। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी एम्पर लेवल का ड्रैगन डेमोनिक कोर अवेलेबल नहीं है। शायद हमें उस मेन हॉल में जाके अपनी लक को ट्राई करना होगा। वैसे सच्चाई ये थी कि म्यूलर के साथ फाइट में जियान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखना चाहता था। यूरो जियान को क्रिसेंट मून ग्रीन फूड के लिए थैंक यू बोलती है। इस पर जियान ने अपने हाथ को वेव कर दिया था। वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, इस डिमोनिक बीस्ट माउंटेन रेंज के रूइंस की गहराइयों में और भी एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते जाते हैं। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं मेन हॉल को। अब इसके पत्थर के दरवाजों के सामने बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ खड़े होते हैं। इन सभी को बताता कि जैसे उस मेन हॉल में एंटर करेंगे, इनका हर तरीके के ट्रेजर्स वेट कर रहे होंगे, चाहे वह तो फाइटिंग स्किल्स की या फिर वो मेडिसिन स्किल्स। ऐसे रिमेन्स में इन चीजों की कमी नहीं होती। बात बस ऐसी थी कि उस बंद दरवाजे के ऊपर कई बार हमला करने के बाद भी वो बिल्कुल टच से मस नहीं होता। उसकी सील धीरे धीरे करके कमजोर हो रही होती है। इस सील की वीकनिंग को देख के साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि इस सील को ओपन होने में कम से कम 3 दिन का समय लग जाएगा। जब इन सभी के सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं, इनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। इन एंशिएंट रूइंस में दिन और रात के बीच का अंतर मालूम नहीं पड़ता है। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं शांति से भरे जंगल को। इसमें दो फिगर्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जब कुछ समय के बाद दोनों रुके थे तो हमें मालूम पड़ता है कि दोनों जियान और यूरो होते हैं। और रात में इस जगह का तापमान और भी कम हो जाया करता था। इतने लंबे समय तक लगातार चलने के बाद जियान की कुछ खाने की इच्छा होती है। वो अपने आसपास की लो लेवल के मॉन्स्टर्स का शिकार करके उन्हीं को पकाना शुरू कर देता है। हमें पता होना चाहिए कि दूसरी क्लास में पहुंचने के बाद एक्सपर्ट्स अपने आप को सस्टेन करने के काबिल हो जाते हैं। अगर उन्हें काफी लंबे समय तक हेवन और अर्थ की एनर्जी ना भी मिले, तभी वो अपने इंटरनल वर्ल्ड की एनर्जी पर रिलाई करते हुए एक लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद बस खाने पीने की चीजें इच्छा ही रह जाती हैं। इनका एनर्जी से कुछ खास लेना देना नहीं होता। जब यूरो जियान की बारबेक्यू की तारीफ करती है, इस पे जियान हंसने लगा था। वो कहता है जब तुम मेरी तरह सालों साल अकेले घूमना सीख जाओगी तो ये सब बनाना भी तुम्हें आ जाएगा। जियान का खाने का तरीका यूरो की तरह एलिगेंट नहीं होता। वो एकदम जंगली की तरह चीजों को गटकते जा रहा था। खैर, जब इन दोनों के बीच में ये बातचीत चल रही होती है, तभी हम दूर से 3 पत्तों को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये अपने साथ एक खतरनाक ऊर्जा को ला रही थी। जियान के कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ उसे पता था कि ऐसी जगहों पे अपनी अलर्टनेस को बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता, चाहे भले आसपास खतरा सेंस ना हो रहा हो। इस वजह से इस अटैक को जियान ने दूसरे ही सेंस कर लिया था। वो यूरो को साइड में करके बोलता है केयरफुल रहो। नेक्स्ट ही मोमेंट में उसकी हेवी फ्लेम उसके शरीर को रैप कर लेती है। जब वो तीनों लीव्स उसके शरीर से जाकर टकराती हैं, ये तुरंत ही जल के राख हो गई थी। भले ही शुरुआत से जियान अलर्ट रहा हो, ऐसा सेम यूरो के लिए कहा नहीं जा सकता। उसने भी सोचा नहीं होता कि इस समय उसके ऊपर कोई स्नीक अटैक करेगा। अच्छी बात है कि जियान ने उसे पहले से चेतावनी दे दी थी। यूरो तुरंत ही अपनी फाइटिंग स्टैंस में आ जाती है। जब उस मिस्टीरियस पर्सन ने अटैक लॉन्च किया था, जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस पर लॉक हो चुकी होती है। वो आके गोले को उस बंदे की तरफ फेंकते हुए बोलता है अपने आप को शो करो, क्योंकि जियान की हेवली फ्लेम्स के पास लिटरली की विजडम मौजूद है। ये फ्लेम साइड साइड ट्रीज को डॉज करते हुए उस बंदे के सामने तुरंत ही पहुंच गई थी। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट ही वो मिस्टीरियस पर्सन जियान के अटैक को डॉज कर देता है। बैंग साउंड के साथ जिस स्पीड में वो बंदा खड़ा हुआ था, हम उसे ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। जब ये बंदा उस स्पीड से जंप करता है, यूरो और जियान दोनों इसे नोटिस कर लेते हैं। इस अटैकर की बॉडी किसी मेटल टावर की तरह स्ट्रॉन्ग लगती है। इसकी आंखों में लड़ाई लड़ने का पागलपन भरा हुआ था। हम उसे धीरे धीरे करके जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो कहता है भले इंसान निर्दोष हो, तब भी खजाना उसे दोषी बना देता है। तुम्हारे पास क्रिसेंट मून ग्रीन फूड का होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे सही से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो ये तुम्हारे गले का फंदा भी बन सकता है। ये कहने के बाद उसके चेहरे पे फ्रोशियस स्माइल आ गई थी। बिना हेजिटेशन के हम इसे जियान की तरफ आगे लॉन्च होते हुए देखते हैं। ये अपने साथ एक हैवी मोमेंटम को ला रहा था। जियान भी कोल्ड आवाज में कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जियान के बगल
बगल में खड़ी यूरू की नजरें इस बंदे के ऊपर जाती हैं। वो तुरंत ही इसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। ये बंदा भी म्यूलर की तरह ही चिंगचेन सिटी के आसपास की 8 सिटीज में से एक का टॉप यंग जनरेशन का एक्सपर्ट है। इसका नाम था सुमिंग। इसे लोग फाइटिंग मैनियक बोलते हैं और इसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी के लेट से पहुंच गई होती है। ऑफ कोर्स ऐसी स्ट्रेंथ के सामने जियान अपने पैरों को पीछे नहीं हटाता है। आखिरकार उसके पास भी स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज, इमोर्टल रैंक की फाइटिंग स्किल और हेवली फ्लेम्स जैसे नेचुरल ट्रेजर्स भी मौजूद हैं। जब जियान स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने के लिए रेडी था, अचानक से आगे बढ़ा मुलर वहीं पर रुक जाता है। वो जियान को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद बोलता है, मैं आज तुमसे यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस देखना चाहता था कि वो जियान जिसके हाथों से म्यूलर को भी हार का सामना करना पड़ा, वो सच में उतना ही पावरफुल है जितना लोग रूमर्स फैला रहे हैं। भले तुम्हारे पास कैसे भी ट्रेजर्स हो, मुझे इनमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम जो सिर्फ 3 स्टार दोदी इनिशियल स्टेज की स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए म्यूलर को हरा पाए हो, इसने मुझे सरप्राइज कर दिया है। तुम एक अच्छे अपोनेंट होने वाले हो। चलो हमारी अगली मुलाकात रून्स की गहराइयों में होगी। इस बंदे को जाते हुए देख जियान भी स्माइल के साथ बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तब मैं तुम्हारी एबिलिटीज को भी देखना चाहूंगा। सीन कुछ समय के बाद कर दिखाया गया था। जियान अपनी अंगूठी के अंदर जिनलोंग से पूछता है, मास्टर क्या मुझे किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है? रिंग के अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आती है। वो कहते हैं तुम्हारी हेवली फ्लेम्स हैं। हालांकि ज़ॉम्बी से दिखने वाले लोग एकदम कोल्ड नेचर के होते हैं, तब भी इन्हें फ्लेम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी ज्यादा पसंद होता है। जिनलोंग कहते हैं छोड़ो इसके बारे में तुम्हें भी चिंता नहीं करनी। सुप्रीम पावर हाउस बनने के लिए तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। जियान गोल्डन ड्रैगन किंग की इस बात से एग्री करता था। ऐसे शांति से भरे माहौल के अंदर 3 दिन काफी जल्दी निकल जाते हैं। इस मोमेंट में मेन हॉल के जो बड़े से गेट होते हैं उनके ऊपर की वो सील बहुत ही वीक हो गई थी। ऐसा लगता है ये कभी भी ओपन हो जाएगी। अब तक यहाँ पे और भी भीड़ इकट्ठी हो चुकी होती है। ये शांति का माहौल कुछ और समय तक लास्ट करता है। तभी इस दरवाजे के सामने का स्पेस खतरनाक तरीके से डिस्टॉर्ट होता है। एट द सेम टाइम इसमें से पानी के लहरों के टकराने जैसी आवाजें चारों तरफ गूंजती हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इस जगह की फ्लक्चुएशंस और भी वायलेंट होती जाती हैं। ऐसे सीन को देख के लोग डरने की वजह तुरंत ही एक्साइटेड हो गए थे। इस मोमेंटम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे खुलने वाले हैं। इन वायलेंट फ्लक्चुएशंस की वजह से उस सील को और भी कमजोर होती हुई देखने वालों की आंखें लाल हो गई होती हैं। इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे इन सभी को पागलपन का दौरा पड़ गया हो। इन सभी ने अपने वेपन्स को और भी टाइट तरीके से पकड़ लिया था। चारों तरफ कैसे माहौल को देख के जियान कहता है, अगर अभी से सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो फिर जब ट्रेजर सच में सबके सामने आएंगे तो वो कंपटीशन कितना ज्यादा विशेष होने वाला है। अपने सामने कुछ डिस्टॉर्ट हो रहे स्पेस को देख के जियान भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड लेता है। वो इस अजीब से क्लैटिंग साउंड में से एक बहुत ही फ्राइटनिंग सेंसेशन फील करता है। ये फ्लक्चुएशन उस दबे को ज्वालामुखी की तरह लगती है जो कि कभी भी इरप्ट हो सकता है। डिस्टॉर्टेड स्पेस में से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशन कुछ और समय तक फैलती रही थी। तभी हम अचानक से स्पेस को थमते हुए देखते हैं। फिर सभी के कानों में क्रिस बैंक की आवाज सुनाई देती है। वो डिस्टॉर्टेड स्पेस किसी पत्ते से शीशे की तरह कई छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है। जिस पल में दरवाजे की सील गायब हुई होती है, लोगों के धैर्य का बांध टूट जाता है। ये जानवरों की तरह दाढ़ लगाते हुए आगे की तरफ शूट हो गए थे। इसी मोमेंट में धीरे धीरे करके वो ह्यूज स्टोन डोर भी खोल रहे होते हैं। इनमें से एक ऐसा डेस्परेट एंशिएंट ऑरा बाहर आता है जो लोगों के आगे बढ़ते कदम को तुरंत ही थमा देता है। इन सभी के चेहरे बहुत ही सोलम हो जाते हैं। कई लोगों के लिए एंशिएंट टाइम की चीजें बहुत ज्यादा सीक्रेट होती हैं। लोगों में सबसे आगे जाने वाला जियान ही था, लेकिन जैसे ही स्टोन गेट ओपन हुए थे वो एक ही फ्लैश में अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाता है। उसके एक्शंस को देख के कई लोग मन में उसे गालियां देने लगते हैं। ये लड़का सच में दिल का बहुत ही काला निकला। खैर ये सभी चाहे कैसा फील कर रहे हो, जियान को इसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन दरवाजों के पीछे कैसे खतरे इंतजार कर रहे होंगे उसकी जानकारी यहाँ पे किसी को नहीं है। इस वजह से जो भी मेन हॉल में सबसे पहले एंटर करेगा, खतरों का सामना सबसे पहले उसे ही करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे करके दोनों स्टोन गेट्स ओपन हो जाते हैं, इनमें से बाहर आने वाली क्रीकिंग साउंड भी डिसअपीयर हो गई थी। स्क्वायर के ऊपर मौजूद सभी लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, लेकिन किसी की भी अपने कदमों को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। जियान चारों तरफ के शांत माहौल को इग्नोर मारता है। उसके दूसरे हाथ की उंगली छूती है उस अंगूठी को जिसमें गोल्डन ड्रैगन किंग रेस्ट कर रहे होते हैं। तुरंत ही जियान की आंखें एकदम चमकने लगती हैं। उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल आ गई थी। उसने सोचा भी नहीं होता कि जैसे वो रूइंस में एंटर करेगा, गोल्डन ड्रैगन किंग उस ड्रैगन डीमन कोर को तुरंत ही सेंस कर लेंगे। जैसे रूइंस के दरवाजे खुलने की खबर फैलती है, बाहर से और भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स आके यहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। ऑब्वियसली इन सभी का सेम टारगेट था। चारों तरफ भीड़ को इस तरीके से बढ़ती हुए देख फाइनली कोई अपने सब्र को खो देता है। वो दरवाजे के अंदर चला गया था। जिस मोमेंट में उस बंदे ने अपने कदम को उस दरवाजे के अंदर रखा था, चारों तरफ उसकी चीख की आवाज गूंजती है। उस जगह का स्पेस एक्सप्लोड हो गया होता है। खैर अगर बाकियों से कंपेयर किया जाए तो जियान इस बदलाव को और भी जल्दी सेंस कर लेता है। अपने बगल में खड़ी यूरू को पकड़ के वो किसी रॉकेट की तरह पीछे शूट हुआ था। 8 मेजर सिटीज के टॉप एक्सपर्ट्स भी जियान की तरह ही कुछ गड़बड़ सेंस करते हैं। हम इन्हें बिना हेजिटेशन के पीछे लौटते हुए देखते हैं। जियान और कुछ लोग जस्ट इस दरवाजे से थोड़ी दूरी बना पाए थे। इन सभी के कानों में एक तेज बैंक की आवाज आती है। कुछ समय पहले जिस जगह पे दरवाजे की सील मौजूद होती है, अभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टॉर्म बन गया होता है। भीड़ में जो लोग सबसे आगे होते हैं, पलक झपकते इनका नामो निशान नहीं बचता। वो भयंकर सा तूफान पीछे भागने वाले लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। एक समय के लिए जगह एकदम चीखों से भर जाती है। इस तरीके से बस कुछ ही पलों के अंदर काफी
काफी ज्यादा अमाउंट में लोग खत्म हो चुके होते हैं। पीछे चलने वालों के लिए अच्छी बात ये होती है कि इस तूफान के बंदे ये सभी रियलाइज कर लेते हैं कि इस जगह पे कुछ तो गड़बड़ है। ये सभी अपनी जान बचा के भागने लगे थे। इन भाग रहे 10,000 लोगों में कोई भी किसी की परवाह नहीं करता। जो भी रास्ते को रोक रहा होता है उसके ऊपर एक रूटलेस अटैक्स कर जाते हैं। इन सभी को समझ में आ चुका था कि भले इस जगह के खजाने बहुत ही कीमती हो, अगर उन्हें एंजॉय करने के लिए जिंदगी नहीं बचती तो उनका कोई फायदा नहीं है। जियान की टोली स्पेस स्टॉर्म से काफी दूरी बना चुकी थी। इस वजह से भले वो स्पेस स्टॉर्म तेजी से फैल रहा हो, जियान और बाकी लोग इसके चपेटे में नहीं आते। अभी ये सभी हाँप रहे होते हैं, लेकिन इनकी आंखों से वो रिलीफ से भरा एक्सप्रेशन छिपता नहीं है। चारों तरफ बिखरी हुई खून और चीखों की आवाजों को सुन के अभी जियान का चेहरा भी बहुत ही सोलम हो चुका था। इन स्पेस फ्लक्चुएशन की डिस्ट्रक्टिव पावर को सेंस करके जियान तारीफ करते हुए बोलता है, क्या ही टेरिफाइंग स्पेशल सील है। हजारों लाखों सालों के बाद भी इसके अंदर ऐसी भयानक ऊर्जा छिपी हुई है। ये सच में एम्पर के रिमेन्स कहलाने की वर्दी है। अभी जो 8 मेजर सिटीज की टॉप यंगर जनरेशन के मेंबर्स होते हैं, उन सभी के चेहरे से भी शौक छिप नहीं रहा था। स्पेशल स्टॉर्म को कमजोर होते हुए देख जियान यूरो से धीमी आवाज में बोलता है, इन सभी को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी है, चलो हम अंदर चलते हैं। ये कह के जियान ने अपने हाथ को वेव कर दिया था। उसका फिगर रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर उस पत्थर के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ जाता है। साथ में वो एक्सपर्ट्स जो कि सफलतापूर्वक अपनी जान को बचा चुके होते हैं, वो जियान और यूरो के आगे बढ़ते हुए फिगर को देख के बिना हेजिटेशन के अपने आप को भी आगे लॉन्च कर देते हैं। इस मोमेंट में एम्पर के रिमेन्स फाइनली ओपन हो गए हैं। इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ में मूव करने की वजह से स्टोन गेट के चारों तरफ फैला हुआ ग्रे फॉग भी पतला हो जाता है। जब जियान पत्थर के दरवाजे की उस तरफ गया था, सबसे पहले उसकी नजर जाती है ग्रेट हॉल पे। इस हॉल की ऊंचाई करीब 1000 फीट की होगी। ये देखने में किसी पहाड़ की तरह लग रहा था। इसके सामने दोदी कॉन्टिनेंट में जो हॉलो सोल की मेन ब्रांच होती है, वो जियान को बिल्कुल चाय कम पानी की तरह लगती है। जियान के पीछे जो भी एक्सपर्ट्स की भीड़ आई होती है, उन सभी का ध्यान भी ये ग्रेट हॉल आकर्षित करता है। वो कहते हैं सारे ट्रेजर्स इसमें ही होंगे। इस हॉल की पूरी बॉडी लाल रंग की थी। इसे दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे भयानक आग जल रही हो। इस बोरिंग से ग्रे स्पेस के अंदर चमकती हुई चीज एकदम चकाचौंध करने वाली थी। इस क्रिम्सन जायंट हॉल के ऐसे बड़े से आकार को देख के चारों तरफ की पावर हाउसेस भी थोड़े से खो गए थे। जब उनकी सेंसेस वापस लौटती हैं, इनकी आंखों में शौक से भरा एक्सप्रेशन होता है। ये चीज सच में एम्पर लेवल कहलाने की वर्दी है। जिन अब जाकर रियलाइज कर रहा था कि यहाँ पे इतने सारे जीनियसेस क्यों इकट्ठे हुए हैं। जब ये सभी इस ग्रेट हॉल के 100 मीटर के एरिया के पास आते हैं, इस जगह से हॉल और ज्यादा ह्यूज लग रहा था। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे इसने आसमान में छेद कर रखा हो। जैन सरप्राइज से भरी आवाज में बोलता है, तभी मैं कहूँ कि इस चीज को स्पेशल चीज से कवर क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर इस हॉल को बाहरी दुनिया में कहीं प्लेस किया जाता, लोग दूर से इसे नोटिस कर लेते। जियान बगल में खड़े यूरो के हाथ को खींच के बोलता है, चलो हम इस रास्ते से चलते हैं। मैं ड्रैगन ब्लड लाइन के मॉन्स्टर्स को आसपास से सेंस कर पा रहा हूँ। जियान को इस तरीके से दूसरे रास्ते जाती हुए देख यूरो पूछती है, हम मेन हॉल क्यों नहीं चल रहे हैं? मेन हॉल के अंदर के ट्रेजर्स का क्या होगा? हालांकि यूरो ये उम्मीद नहीं कर रही होती कि वो सारे ट्रेजर्स पे कब्जा कर पाएगी, तभी वो एटलीस्ट ट्राई करना चाहती है। जियान कहता है, अगर उन ट्रेजर्स को हासिल करना इतना आसान होता तो इसे लोग ग्रेट फॉर्चून नहीं कह रहे होते। जियान इन रियून्स के अंदर उस ड्रैगन डीमन कोर की वजह से आया होता है। इस वजह से चाहे भली बात ट्रेजर्स की हो रही हो, वो अपनी प्रायोरिटी को भूलता नहीं है। खैर भूलता तो मैं भी नहीं हूँ अपने गले को हेल्दी रखने का। सो हम यहाँ पे करते हैं अपने इस एपिसोड को एंड। नेक्स्ट एपिसोड में हमें मालूम पड़ेगा कि जियान उस ड्रैगन डेमोनिक कोर को कैसे हासिल करने वाला है। बेसिकली आप सभी ये समझ जाओ कि अगला पार्ट एकदम एक्साइटिंग होगा। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। और अगर आप अगले दिन का वेट नहीं कर पा रहे हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आने वाले एपिसोड्स आपको एक दिन पहले देखने को मिल जाते हैं। सारे प्लान्स जानने के लिए चेक करो ज्वाइन बटन को, जो कि चैनल के होम पेज पे अवेलेबल होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर लिखना, और किस तरीके से हम अपनी हेल गार्डन फैमिली को और भी ग्रो कर सकते हैं आप इस बारे में हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। वैसे पिछला एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग था, अगर उसे देखना भूल गए हो तो उसे आप यहीं लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन पीस आउट।